हाय फ्रेंड, नमस्ते। मेसन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं रामवतार रामला। अभी इन दिनों रिट को लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी उत्सुकता है और सभी को लगता है कि इतनी बड़ी भर्ती है, 33,000 अध्यापक लेने हैं, तो हम भी हमारे जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करने में रिट से अच्छा रास्ता हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है। और ये वास्तविकता भी है कि इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने देखा है कि इन दिनों विद्यार्थी पढ़ने के लिए, अपना रिट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी किताबें हैं, वो मार्केट में आ गई है। अब उनके सामने ये दुविधा है कि किसका चयन करें। क्या हम ऑनलाइन पढ़ें, क्या हम जो मार्केट में आई ये सारी किताबें पढ़ लें, या एक से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं। तो मेरे पास खूब सारे मित्रों के या स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं जो ये कहते हैं कि आप बताइए सर, हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्कोर है रिट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। तो मिशन इंस्टीट्यूट के जो राजेंद्र जी सर हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा था। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन में अनुभव हासिल किए हैं वो आपके साथ शेयर करूं और पढ़ने में आपकी सहायता करूं, ताकि आप लोग भी कम समय में बेहतर रणनीति से अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। मैं आपको पहले मेरे बारे में जानकारी दे देता हूं थोड़ी सी। मैं सर्वप्रथम मैंने पटवार परीक्षा है उसमें पास हुआ था और मैंने पटवारी के रूप में काम किया। फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे अपन तैयारी करते गए तो उसके बाद में मैंने रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर भी रहा, रेलवे में स्टेशन मास्टर रहा। उसके बाद में फिर मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भी बना था। आपके जो रीट की पहली परीक्षा हुई थी 2011 वाली, वो मैंने दे करके तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान भी बना और उसके बाद में मैं व्याख्याता इतिहास भी रहा और उसके बाद में मैं RS 2013 से वर्तमान में मेड़ता सिटी में कार्यरत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो इतनी परीक्षाएं हैं इनको मैंने पास किया, इन पदों पे मैंने काम किया, तो मेरी जो कार्य योजना रही उन कार्य योजनाओं के बारे में आपको भी बताऊं। ये कहा जाता है कि डंकी वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क होना चाहिए। डंकी वर्क से कभी सफलता नहीं मिलती है। स्मार्ट वर्क यदि हमारा हुआ तो हम कम समय में बेहतर कर पाएंगे। और आई होप कि आप सभी स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे और मेरा भी आपके इस स्मार्ट वर्क में कुछ योगदान हो तो हम अच्छा कर पाएंगे। तो रीट के अंदर कुल 150% आएंगे। उन 150% में 30% तो मनोविज्ञान के, 30% भाषा प्रथम के, 30% भाषा द्वितीय के, और जो 60% आएंगे उन 60% में जैसे कि आपके पास विज्ञान या गणित विषय हैं तो विज्ञान और गणित के प्रश्न आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो विज्ञान विषय हैं, इस विषय में जो मैंने हासिल किया है या मैंने जो सीखा है वो रणनीति मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि नियमित रूप से आपके साथ रीट के सिलेबस के जो टॉपिक है उन पे चर्चा करूं और कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे अपन नियमित रूप से चर्चा करके और आपकी जो पढ़ने की रणनीति है उसमें मैं कुछ सहायता कर सकूं आप लोगों की। तो अपन जैसे ही रीट के सिलेबस में विज्ञान की बात करते हैं तो अपना सिलेबस है मोटा मोटी 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो पोर्शन है अपने, उसके अंदर ये जो पोर्शन है वो है आपके जीव विज्ञान का। इस जीव विज्ञान के पार्ट में अपने को ये देखना है कि अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम किस लेवल का है और क्या पूछा जाना है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो पहला ही टॉपिक है सजीव और निर्जीव। यदि हम सजीव और निर्जीव पे जितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें अनावश्यक समय और श्रम नहीं करना है, हमारे समय की बचत करनी है, क्योंकि हमें इसके साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ने हैं। तो मेरी ये रणनीति रहेगी कि मैं आपको इस हिसाब से ये चीज़ें बताऊं जिससे कि एग्ज़ाम में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। फिर अपना जीव विज्ञान के बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है भौतिक विज्ञान से संबंधित। और भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी से लेकर के सौर परिवार तक का पूरा ये जो अपना पोर्शन है वो सारा का सारा भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यदि देखा जाए तो यही सिलेबस आपको भौतिक विज्ञान के जो व्याख्याता बनाते हैं उसमें भी मिल जाएगा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान में भी मिल जाएगा, और जो रीट है उसमें भी मिल जाएगा, या आप ये कह लीजिए पटवार और जो दूसरी परीक्षाएं हैं उनमें भी यही सिलेबस मिलता है। तो क्या हमें व्याख्याता के लिए भी यही पढ़ना है, पटवार के लिए भी यही यांत्रिकी पढ़नी है? नहीं, हमें परीक्षा के स्वरूप और स्तर को देखते हुए उसके अनुरूप प्रश्नों को तैयार करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो ये इतने चयन हुए हैं 6-7, और इन सारे पदों पे मैंने काम भी किया है और मेरे जो साथी लोग तैयारी कर भी रहे हैं, तो हमने सारा निष्कर्ष निकाला इन चीज़ों से कि कम समय में परीक्षा के स्तर अनुरूप हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। कहने को तो ये कह सकते हैं कि आप 18 घंटा पढ़िएगा, ये राइटर की किताब पढ़ लीजिएगा। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। घंटे गिनने से बेहतर है कि कम समय में बेहतर एजुकेशन कैसी हो। हमें क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। वो क्वालिटी ही है जो हमारी चयन सुनिश्चित करती है। आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा कि जब हम किसी परीक्षा को देते हैं तो कुछ एक साथी लोग कहते हैं सर वही 1 पॉइंट से रह गया था, 1 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से रह गया था। और वो 1 नंबर 1% से रहना वो एक परीक्षा में नहीं, सारी परीक्षा में उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो वो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में वो एक कमी है जिसमें हम जो टारगेट होता है उस टारगेट के नज़दीक जाके रुक जाते हैं, यानी कि पहाड़ की चोटी पे पहुंचते पहुंचते रुक रहा है। तो हमें वो सुनिश्चित करना है कि वो क्या है, क्या एफर्ट लगाएं अपन, या क्या कोशिश करें जिससे कि हम पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाएं। आप लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि जब लोग आप मॉडल पेपर में प्रश्न सोल्व करते हो तो आपकी एक रेंज डिसाइड हो जाती है। मान लीजिए आप मनोविज्ञान के प्रश्न कर रहे हो 30, तो उन 30 प्रश्नों में आपके मान लीजिए 20 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप कोई सा भी मॉडल पेपर सोल्व कर लीजिए, आपके 18 से लेकर के 22 के बीच में ही प्रश्न सही होंगे। तो ये एक रेंज फिक्स हो गई। तो हमें उस रेंज को तोड़ना है और उस रणनीति से काम करना है जिसे कि हम 2-2 अंक या 2-2 प्रश्न सही करके अपना जो चयन है उसको सुनिश्चित कर सकें। ये मेरे खुद के अनुभव हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी से पूछा, फ़ोन किया, सर अच्छी किताब कौन सी है? ये किताब है, हम ले आए। नहीं, हमें ये देखना है कि अभी तक हमने जितनी किताबें पढ़ी है, कौन सी किताब किस परीक्षा के अनुरूप है, उसी पे जाना है। आजकल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी पे बेस क्वेश्चन आते हैं तो हमें उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बेस वाली किताब लानी है। यदि विश्लेषणात्मक वाली है तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। यह नहीं है कि मार्केट के अंदर गए, भाई साहब रीट की तैयारी कर रहे हैं, ये किताब दे दीजिए, बैग भर के लाके घर पे रख दिया। तो मैं कतई इन चीज़ों में सहमत नहीं हूँ कि मार्केट में जितनी किताबें सारी लाई जाए और सारी पढ़ी जाए। नहीं, हमें तो वो मैदान और वो रास्ता चुनना है जिसे हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकें। मैंने विज्ञान के अंदर ऐसे खूब सारे प्रश्न देखे हैं, या ऐसे खूब सारे टॉपिक होते हैं जो हर बार परीक्षा में आते भी हैं, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न के रूप में उसको गलत करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए अपने पास में, ये रणनीति होनी चाहिए कि गलत होने की संभावना न्यूनतम हो। इसी तरह
तीसरा जो अपना पोर्शन है इसके अंदर वो है अपने रसायन विज्ञान का, जिसमें पदार्थ की संरचना हुई और रासायनिक पदार्थ हुए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि इन 3 महीने के समय में हम आपकी किस प्रकार सहायता करके आपका विज्ञान, और विज्ञान ही नहीं अपितु हम चाहते हैं कि इसके साथ रीट से संबंधित और भी कोई टॉपिक है जो आपको लगे कि समझने में हमें कठिनाई हो रही है या हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हमने जो पिछले 8-10 साल के अध्ययन से जो पाया है कि किसी का चयन क्यों नहीं हो रहा है या क्या कमी रह रही है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपकी पर्सनल सहायता भी कर पाएंगे और आपका जो रीट का सिलेबस है और आपकी जो तैयारी है उसमें हम 4 चांद लगा सकें। मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे जो मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। और आप लोग हमें भेजते रहिए आपके कमेंट्स, और जो जो टॉपिक आपको कठिन लगे आप कमेंट्स कर दीजिए। हम साइंस में पहले वो टॉपिक पे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।